हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 12 है जिसमें मौलिक स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल यहाँ भी बता देंगे, फिर ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर का पूरा लास्ट ये लेक्चर है। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में क्या किया था, मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वाला जो क्वेश्चन था उसको बताया था। इस वाले लेक्चर में रोटेशनल और जो रमन स्पेक्ट्रम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर शो कराता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO अणु का जड़त्व आघूर्ण 1.46 × 10⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। CO अणु का घूर्णन नियतांक तथा इसकी प्रथम घूर्णन स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है और H का मान दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है इसमें, सबसे पहली बात तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोला गया है CO अणु। ठीक है, उसके लिए जड़त्व आघूर्ण मतलब I का मान हमको गिवन है और उसके बाद पूछा है CO अणु का घूर्णन नियतांक का मान निकालना है। घूर्णन नियतांक मतलब B का मान निकालना है, रोटेशनल कांस्टेंट, इसका मान निकालना है। और बोला है साथ में ही प्रथम घूर्णन स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। प्रथम ऊर्जा स्तर का हम लोग एनर्जी निकालना है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो ठीक है, एकदम इजी सा है क्वेश्चन, इसको करते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो गिवन दिख रहा है हमको। क्या गिवन है, जड़त्व आघूर्ण का मान दिया गया है। ठीक है, तो I का मान जड़त्व आघूर्ण किससे शो करते हैं, I से शो करते हैं 1.46 × 10⁻, कितना है, ऋण 46। ठीक है, kg और क्या है, मीटर स्क्वायर। और पूछा है घूर्णन नियतांक का मान पूछा है, मतलब B का मान पूछा हुआ है। ये होता है घूर्णन नियतांक। इसका फार्मूला क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन बनेगा। तो क्या होता है इसका फार्मूला, B = H² 8π² I × C, ये होता है फार्मूला। ठीक है, I बस होता है ना, C नहीं होता। जब उसको हम लोग H कट के अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर बाद में C आ जाता है, अभी फिलहाल ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये फार्मूला होता है B का। अब देखो यहाँ से हम लोग I का मान रखेंगे, फिर सीधा सीधा B का वैल्यू आ जाएगा। तो H का मान क्या हो जाएगा, 6.63 × 10⁻34। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर 8 × 3.14 इसका होल स्क्वायर। I का मान क्या है, 1.46 × 10⁻46। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना इसको कैलकुलेटर से, कितना आएगा मैं बताता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका मान जो आएगा 3.78 × 10⁻23। ठीक है, ये आएगा अपना जूल में। ठीक है, ये सही मात्रक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि अपने को पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना बोला है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जूल को हटा के 1.6 का मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ इंटू 10⁻−19। ठीक है, अब एक इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको भी कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। इसका वैल्यू आता है 2.36 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा B का। और ये तो एक आंसर हो गया, इसका मान पूछा हुआ था घूर्णन नियतांक का मान, तो ये एक आंसर ये हो गया। साथ में और क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट एनर्जी लेवल का मान पूछा हुआ है। तो वो कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग घूर्णन वाला पढ़ रहे थे, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, उसमें जो एनर्जी का वैल्यू था वो क्या आया था, जनरल फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, JV ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या था, J + 1 × B, ये फार्मूला था। अभी हमको पूछा क्या है, प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर J = 1, ये होगा प्रथम ऊर्जा स्तर। क्या हो जाएगा, B का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा B, मतलब क्या आया, 2B। प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए जो ये इसका मान कितना आ गया, ये एनर्जी का मान है, सॉरी। ठीक है, ये एनर्जी का मान, तो ये हो जाएगा 2B। अपने के पास B का वैल्यू है, B का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, फिर एनर्जी का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E। क्या हो जाएगा, 2 × B का मान क्या निकाले हैं, 2 × 3.6
मतलब 2.36 इंटू 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुणा कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 4.72 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड आंसर। चाहो एक काम ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे जो जूल में आया था वो तो ठीक है, उसको जूल में ही रहने देते, फिर क्या करते सीधा 2b का वैल्यू रखते, फिर कुछ आता है एनर्जी का मान लेकिन जूल में आता है ना, तो जूल में आने के बाद उसको बाद में फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते थे, तो भी दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे पहले कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, बी का मान पूछा हुआ था और ई का मान पूछा हुआ था, और दिया क्या था अपने को जड़त्वाघूर्ण मतलब इनर्शिया का मान यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं पहले। तो यह क्वेश्चन बोला गया है CO अणु में आबंध लंबाई 1.15 एंगस्ट्रॉम है तथा 1 AMU बराबर दिया गया है उसका वैल्यू, और बोला है कि J=2 से J=3 तक घूर्णन संक्रमण के संगत अवशोषित ऊर्जा तथा अवशोषण रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोला गया है J=2 से J=3 लेवल में, तो दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के बीच में गैप निकालना पड़ेगा, एनर्जी का जो मान आएगा, और उसके बाद जो एनर्जी का मान आएगा तो वहाँ से फिर हम लोग इसमें पूछा है तरंग दैर्घ्य का मान पूछा हुआ है। तो तरंग दैर्घ्य का फार्मूला अपने को मालूम है क्या होता है, λ=hc/ΔE। तो ΔE का वैल्यू आ जा रहेगा। चलो बताते हैं इसको अच्छे से। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो गिवन है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व। ठीक है, क्या हो जाएगा गिवन, क्या गिवन है आबंध लंबाई मतलब बॉन्ड लेंथ, इसका मान हमको गिवन है। उसको किससे शो करते हैं, आर से। पता होगा जब हमने पढ़ा था तो ये बताया हुआ था। कितना दिया गया है इसका मान 1.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करके एसआई मात्रक में करना है तो मीटर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और क्या निकालना है, इसमें बोला है कि हमको देखो कैसे इसका करना कैसे, पहले वो बता देता हूँ। इसमें पूछा है तरंग दैर्घ्य का मान। तो तरंग दैर्घ्य का मान का फार्मूला क्या होता है, hc/ΔE। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा है ना, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे ΔE देखो इसका मान पूछा हुआ है, तो h का मान हमको पहले से ही पता है, c का मान भी पहले से पता है, ΔE का मान अननोन है, तो ΔE का मान पहले निकालना पड़ेगा। ΔE क्या होता है भाई, जो यहाँ पे ऊर्जा लेवल दिया गया है, रोटेशनल ऊर्जा लेवल, उसका मान निकालना है बोला है। तो ये J=2 के लिए और J=3 के लिए, यही बोला है क्वेश्चन में, J=2 और J=3 को लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे पहले हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका एनर्जी का मान क्या होता है, ये होता है ना J+1 इंटू बी। ठीक है, तो J=2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 मतलब 6b, यहाँ पे आ जाएगा 6b। 3 रखेंगे तो 3 × 4 मतलब 12b। ये हो जाएगा 12b, मतलब ये 12b ये 6b, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा 12b माइनस 6b, मतलब टोटल कितना गैप आया 6b। तो ये हमारा ΔE का मान है। ΔE मतलब जो ऊर्जा लेवल है उनके बीच में जो अंतर है वही यहाँ पे ΔE है, ऊर्जा में जो अंतर है। और कितना आया 6b आया, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा 6b का मान निकालना पड़ेगा। 6b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b का मान निकालना पड़ेगा। अब b क्या होता है भाई, b अभी अभी हम लोग लिखे थे h²/8π²I, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब I क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इनर्शिया है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, I का मान हम लोग को मालूम है क्या होता है μr², ये होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। फिर I का मान आ जाएगा, I का मान आएगा, फिर B का मान आ जाएगा, इसमें रख देंगे। B का मान आएगा तो 6B का मान आ जाएगा। 6B का मान आ गया मतलब यहाँ पे ये 6B क्या है, ΔE का मान है ना, तो ΔE का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य का मान आ जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा। यही हमको अल्टीमेट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्कीम रहेगा, कैसे करना है इसको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, म्यू का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेड्यूस्ड मास का मान निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू, कौन सा एटम दिया गया है, कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया है, CO दिया गया है, तो ये हो जाएगा CO। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, MCMO/MC+MO। ठीक है, अब इन दोनों का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
इनका मास रखना पड़ेगा। तो कार्बन का मास क्या हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 धन 16। तो ये AMU में है, ठीक है, AMU में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। उसके पहले यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छक्के 72 के 2 हासिल में 7, 12 एकम 12, 12 7 19, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 और ये 2, ये AMU में है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसका बताता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करने के बाद 1.1 इंटू 10 टू द पावर -26 kg, ये आ जाएगा म्यू CO का मान, ठीक है। रेड्यूस्ड मास का मान आ गया। अब क्या करेंगे, रेड्यूस्ड मास का मान आ गया तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब किसका मान, I का मान। तो I का मान क्या हो जाएगा म्यू R², ये होता है। म्यू का मान अभी भी निकाले हैं 1.1 इंटू 10 टू द पावर -26, R का मान हमको गिवन है 1.1 इंटू 10 की घात 10 है और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा I का मान, तो जो I का मान आएगा वो आएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर -46, ठीक है। ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ से इसका kg हो जाएगा और जो R है, R क्या है, दूरी ही है, अबन लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर I का मान। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, I का मान तो आ गया, अब B का मान निकाल सकते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट का मान। तो क्या आ जाएगा रोटेशनल कांस्टेंट, B इक्वल टू क्या होता है इसका फार्मूला h²/8 पाई स्क्वायर I, ठीक है। वैल्यू रखते हैं 6.63 गुणा 10 की घात 34, इसका होल स्क्वायर अपान में 8 इंटू 3 गुणा 8 गुणा 3.14, इसका स्क्वायर इंटू I का मान अभी भी निकाले हैं 1.45 इंटू 10 टू द पावर -46, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दिए। B का मान आ जाएगा, B का मान क्या आएगा मैं बताता हूँ। B का जो मान आएगा 3.81 इंटू 10 की घात 23 जूल, ठीक है। ये आ गया अपने जूल में, ठीक है। तो ये आ गया B का मान। अब अपने को चाहिए क्या, बोला है J इक्वल टू 2 लेवल से J इक्वल टू 3 में जाना है। तो अभी बताया हम लोग जनरली क्या हो, जनरल फार्मूला क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में J+1 इंटू B होता है। अब बोला है J इक्वल टू 2 लेवल, तो J इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, E2 में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 6B। फॉर J इक्वल टू 3 ये हो जाएगा E3 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 12B। मतलब ये लेवल और ये लेवल, ये कितना आ गया 6B आ गया, ये आ गया 12B, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमको गैप निकालना है, यही तो अवशोषण रेखा का जो ऊर्जा का अंतराल है वो होगा, ठीक है। तो इसलिए डेल E बराबर कितना हो जाएगा 12B - 6B, मतलब 6B, ठीक है। डेल E का मान कितना आ गया 6B आ गया। अब 6B आ गया तो हम लोग B निकाल सकते हैं। इसका B का मान हमारे पास है 3.81 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल, ठीक है। अब इसको मैं गुणा कर सकता हूँ, तो गुणा करूँगा कितना आ जाएगा देखते हैं। 6 का गुणा करूँगा तो 6 कम 6, 6 48 की 8 हासिल में 4, 6 18 4 22 और ये हो जाएगा 22.86 गुणा 10 की घात 23 जूल, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया, एनर्जी का मान आ गया या फिर 6B का मान आ गया, ठीक है। डेल E ही लिखो इसको। अब हमको पूछा क्या है, फाइनली सबका मान निकाल लिए। अब पूछा है हमको तरंग जो अवशोषण रेखा में तरंग दैर्घ्य है उसको मान पूछा हुआ है। अवशोषण रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है जो कि लैम्डा है। लैम्डा का मान निकालना पड़ेगा। लैम्डा का मान यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा बताओ। लैम्डा इक्वल टू ये होता है इसका फार्मूला hc/del E, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान रखेंगे 6.63 गुणा 10 की घात 34। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या निकाल रहे हैं। c का मान रख दिए, बटा में क्या हो जाएगा डेल E का मान जो अभी भी निकाले हैं 22.8 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना वैल्यू आता है मैं बताता हूँ, रुक जाओ। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा 8.661 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर में, ठीक है।
ये किसका मान आ गया, लैम्डा, मतलब तरंग दैर्घ्य का मान आ गया। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इसको मैं अगर चूंकि लैम्डा तरंग दैर्घ्य है तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको और मैं कैसे तरीके से लिख सकता हूँ, 2 मतलब 2 दशमलव को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 866 और इसको हो जाएगा 10⁻6 मीटर लिख सकता हूँ। अब 10⁻6 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 866 ये हो जाएगा माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तरंग दैर्घ्य का मान आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको 0.1 भी लिख सकते हो यहाँ पास, 0.1, 866.1 माइक्रोमीटर ये हमारा तरंग दैर्घ्य का मान आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, हमको फाइनली निकालना था तरंग दैर्घ्य का मान। तो तरंग दैर्घ्य कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं। अभी इस वाले फार्मूला में डेल ई का मान हमको पता होना चाहिए। तो डेल ई क्या है, जो J=2 और J=3 लेवल बोला है, दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसका मान पूछा हुआ है। तो उसका मान मतलब निकालना पड़ेगा। तो उसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं ये वाला फार्मूला से। तो J=2 के लिए 6b, J=3 के लिए 12b, दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल का मान निकालना है, डेल ई का मान। तो कितना हो जाएगा, 12b में से 6b जाएगा तो 6b आ जाएगा। अब 6b तो आ गया, अब b का मान हमको पता होना चाहिए, फिर 6b का मान निकलेगा। तो b का मान निकालना पड़ेगा इस वाले फार्मूला से। इस वाले फार्मूला में पहले i निकालना पड़ेगा। तो i निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू आर स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, और r का मान गिवन है, उसके लिए म्यू का मान निकालना पड़ेगा। तो म्यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर i आ जाएगा, i के बाद b आ जाएगा, b के बाद e का आ जाएगा, e के बाद डेल ई का मान आ जाएगा, डेल ई आने के बाद फिर लैम्डा का मान आ जाएगा। तो इस टाइप से एक चेन के रूप में इसको याद मतलब समझो। तो फार्मूला याद होना चाहिए, प्रोसेस याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन ईजी लगेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब जो क्वेश्चन है ना, ये रमन प्रभाव पर क्वेश्चन है, ठीक है। जो रोटेशनल वाला था 2 क्वेश्चन बता दिया उसका, चाहो तो आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से। और ये अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा रमन प्रभाव वाला 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य 4358 एंगस्ट्रॉम होने पर किसी प्रतिदर्श सैंपल से स्टोक्स रेखा तरंग दैर्घ्य दिया गया है 4458 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होती है। प्रति स्टोक्स रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है, जो आपतित विकिरण है, देखो रमन प्रभाव में क्या हो रहा था, कोई भी आपतित विकिरण थी किसी सैंपल से टकराती थी, फिर 3 प्रकार के हमको लाइन प्राप्त होते थे। बीच में जो मूल रेखा की जो जितने के आपतित हुई है उतने ही तीव्रता या उतने ही आवृत्ति की क्या होती थी, रैले लाइन प्राप्त होती थी। उसके एक साइड में, लेफ्ट साइड में, यदि मतलब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना उसमें भूल गया था, ऐसा समझ सकते हो, ये ऐसे बताया था, ठीक है। ये रैले लाइन था, ये स्टोक्स रेखा थी, ये एंटी स्टोक्स थी, लेकिन ये किस में था, फ्रीक्वेंसी स्केल में, मतलब आवृत्ति स्केल, ठीक है। अगर इसमें बात कर, इसको आवृत्ति स्केल समझ लो, इसमें बात कर रहे हैं तब ऐसा बनता था, स्टोक्स इधर एंटी स्टोक्स उधर। अब इसको मैं देखो क्या होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी स्केल में हो गया। यदि मैं वेवलेंथ स्केल में बात करूँ, लैम्डा स्केल में बात करूँ, ठीक है, तो ये ना चेंज हो जाता है, पलट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब न्यू क्या होता है, लैम्डा का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सेम उसी बीच में ही रहेगा, लेकिन इधर स्टोक्स जो रेखा थी वो लैम्डा स्केल में इधर आ जाती है, और जो एंटी स्टोक्स थी वो इधर आ जाती है। समझ में आया, बस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इधर स्टोक्स इधर एंटी स्टोक्स, इसी स्केल में लैम्डा स्केल में बात करें तो इधर स्टोक्स इधर एंटी स्टोक्स। तो ये एक बात। अब देखो क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, इसमें दिया रहता है वैल्यू, लैम्डा स्केल में दिया रहता है, मतलब तरंग दैर्घ्य के रूप में वैल्यू दिया रहता है। जैसे क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, एंगस्ट्रॉम में दिया, मतलब तरंग दैर्घ्य के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन निकालना कैसे रहता है, इसको कन्वर्ट करना रहता है इस क्वेश्चन में, मतलब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना रहता है। लैम्डा में गिवन रहता है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग को फ्रीक्वेंसी में करना रहता है। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग गैप निकाल लेते हैं जो भी पूछा रहता है, उसके बाद जो गैप आता है ना, उसको फिर कन्वर्ट करके फिर से लैम्डा में लाना पड़ता है, लैम्डा में फिर लाना पड़ता है, फिर वो एंगस्ट्रॉम में हमारा आंसर आता है, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्ट करते हो, इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू दिया गया है, इसमें जो गैप निकालना है वो निकालना चाहोगे ना, तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी स्केल में। फ्रीक्वेंसी स्केल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन या जो भी गैप वगैरह पूछा है वो सब निकालना पड़ता है, फिर उसको कन्वर्ट करके लैम्डा में फिर वापस कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरी स्कीम रहता है। देखो इसको ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन में बताऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा हो क्या बोला है, आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य, आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य का मान गिवन है। चलो पहले अच्छे से लिखते हैं इसको।
ठीक है, तो मैं सबसे पहले सॉल्व करके लिखता हूँ इसको। क्या गिवन है? आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य, आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा का मान गिवन है, जो भी आपतित हो रही है उसका। एक हिसाब से ऐसा बोल सकते हो कि जो रैले लाइन है उसका मान दिया गिवन है, ठीक है, क्योंकि उतने ही तरंग दैर्घ्य का रैले लाइन प्राप्त होता है। कितना दिया हुआ है? 4358 एंगस्ट्रॉम, यही दिया गिवन है, ठीक है। रुक जाओ, मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये हमको गिवन है, मतलब इधर से जो सोर्स से जो लाइट आ रही है उसका मान है ये 4358 एंगस्ट्रॉम। सामने में क्या रहेगा? यहाँ पे एक प्रतिदर्श सैंपल रखा हुआ है, इससे टकराएगा तो हमको 3 प्रकार के यहाँ पे लाइन प्राप्त होंगी। पहला मूल रेखा, जो कि इतने तरंग दैर्घ्य का ही प्राप्त होगा, सेम रहेगा, ठीक है, रैले लाइन। उसके बाद लैम्डा में बात कर रहे हैं, लैम्डा स्केल में, तो इधर स्टोक्स लाइन और इधर एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे अब देखो, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको? चूँकि हम लोग को पता है C बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। या तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू लिख सकता हूँ, या फिर कैसे लिख सकता हूँ? न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इतना सब लिखने के बजाय सीधा मैं क्या लिखता हूँ? न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से मैं सीधा मान रखूँगा C का, तो 3 × 10⁸ मीटर, और लैम्डा का मान हमको गिवन है 3458 ये मीटर, और ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दिया मीटर में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा बताओ? इसको मेरे को कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। इसका मान कितना आता है बता देता हूँ, 6.884 गुणा, ये तो इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा, ये 10⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी कुछ कन्वर्ट करके इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 10⁻14 आएगा, ठीक है, 10⁻14। अब चूंकि ये फ्रीक्वेंसी का मान है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये आ गया, मतलब देखो इसी के नीचे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, ये फ्रीक्वेंसी स्केल में है, तो जो मूल रेखा थी इसका मान कितना आ गया? ये कितना था पहले एंगस्ट्रॉम में? देखो रुको, इसको थोड़ा अच्छा बता देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझो इसको, फिर एक क्वेश्चन समझोगे ना बाकी सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ये लैम्डा स्केल में है, और लैम्डा स्केल में क्या हो रहा है? इधर स्टोक्स लाइन और इधर एंटी स्टोक्स लाइन। इसका मान हमको गिवन है, गिवन तो आपतित विकिरण की है, लेकिन उतने ही तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? रैले लाइन प्राप्त होता है, इसलिए इसका भी मान सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4358 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसी के नीचे मैं फ्रीक्वेंसी स्केल में बनाता हूँ, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी स्केल में कन्वर्ट करना रहता है। तो अब इधर स्टोक्स लाइन इधर बनेगा, ठीक है, और इधर एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये 4358 एंगस्ट्रॉम लैम्डा स्केल में था, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किए तो इतना आया। तो इसका मान कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी स्केल में? 6.884 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये आ गया रैले लाइन का। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो स्टोक्स लाइन की मतलब वैल्यू दिया गया है, कितना स्टोक्स लाइन प्राप्त होता है, कितना है? 4458 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त होती है, ये स्टोक्स लाइन का मान है। इसमें कौन सा स्टोक्स लाइन था? ये वाला स्टोक्स लाइन था, ठीक है। ये अपना रैले, ये स्टोक्स, ये एंटी स्टोक्स। उल्टा हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो रैले सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंटी स्टोक्स हो जा रहा है, और ये वाला स्टोक्स रहता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू गिवन था, जो कि हम कन्वर्ट करके निकाल लिए फ्रीक्वेंसी में भी। अब स्टोक्स का मान गिवन है, कितना गिवन है? 4458 एंगस्ट्रॉम। तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके मैं यहाँ पर आ जाएगा इसका वैल्यू फ्रीक्वेंसी स्केल में। तो यहाँ बताओ स्टोक्स रेखा की तरंग दैर्घ्य, स्टोक्स रेखा की तरंग दैर्घ्य ये हमको गिवन है, कितना है? 4458 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो अगेन वाला फार्मूला लगाऊंगा, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर, और यहाँ पे लैम्डा का मान कितना है? 4458 गुणा 10⁻10 मीटर, ठीक है। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6.729 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। इतना वैल्यू आएगा स्टोक्स रेखा की। तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे? ठीक, इसका मान आ गया, ठीक है, 6.672 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज,
देखो अब यहाँ तक समझ में आ गया। लैम्डा का मान गिवन था, कन्वर्ट कर लिए फ्रीक्वेंसी में। स्टोक्स रेखा में भी लैम्डा का मान गिवन था, कन्वर्ट कर लिए फ्रीक्वेंसी में। अब पूछा क्या है, पूछा ये है इसका मान गिवन था, इसका भी मान गिवन था, इसका मान निकालना था, एंटी स्टोक्स का मान निकालना था। तो मैंने बताया था जब रमन प्रभाव पढ़ाया था तो कि जो भी रैले लाइन रहता है सेम डिस्टेंस पर स्टोक्स लाइन प्राप्त होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो गैप है ये उतना ही होता है जितना यहाँ पे गैप रहेगा। मतलब दोनों का गैप रमन विस्थापन था, रमन डिस्प्लेसमेंट था, वो हमेशा बराबर होती है। तो अभी इसका मान हमारे पास आ गया, इसका भी मान हमारे पास आ गया, तो इन दोनों के बीच में गैप निकाल सकता हूँ माइनस करके। उतना ही डिफरेंस में एंटी स्टोक्स लाइन भी रहेगा। तो बस जितना यहाँ पे गैप है उतना यहाँ पे भी गैप आ जाएगा, तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा ना, एंटी स्टोक्स का मान। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना ये लैम्डा स्केल में माइनस नहीं कर सकते, उसको हमको कन्वर्ट इसीलिए किए हैं क्योंकि हम लोग इसमें उसको माइनस कर पाएंगे। इसमें करेंगे तो हमेशा गलत आ जाएगा। अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो 43-58 एंगस्ट्रॉम, ये 44-58 एंगस्ट्रॉम, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 एंगस्ट्रॉम का है। ये दिख रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे भी 100 एंगस्ट्रॉम का आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा गलत हो जाता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी स्केल में। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो जो भी गैप आएगा वही सेम यहाँ पे रहेगा, तो उतना ही मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा गैप को, तो इसका मान आ जाएगा, सिंपल सी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब ये दोनों समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो एनर्जी जो गैप है या फिर जो रमन डिस्प्लेसमेंट है उसका मान निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रमन डिस्प्लेसमेंट या फिर रमन विस्थापन। ठीक है, तो रमन डिस्प्लेसमेंट डेल लैम्डा का मान निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये जो वैल्यू आया है इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो बीच का गैप निकल जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा डेल लैम्डा का मान, इसमें से इसको माइनस करना है, या तो यहाँ से यहाँ बोलो या तो यहाँ से यहाँ बोलो। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू इसका आ जाएगा 0.15, 0. चलो इसको पहले लिख देते हैं थोड़ा सा, तो 6.884 ऋण 6.729। ठीक है, और इधर 10⁻14 तो है ही पहले से हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0.155, 0.155 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, ये डेल लैम्डा का मान आ गया, रमन डिस्प्लेसमेंट का मान आ गया, मतलब इसका मान आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में क्योंकि दोनों का गैप सेम रहता है, डेल लैम्डा यहाँ पे भी गैप होगा, तो इसका वैल्यू हमको पता है और इसका वैल्यू अभी भी निकालने हैं डेल लैम्डा का मान, तो उसको मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इसका मान आ जाएगा। समझ में आया, एंटी स्टोक्स का मान आ जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, एंटी स्टोक्स क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है रैले लाइन 6.884 गुणा 10⁻14, इसमें मैं कर दूंगा इसको ऐड 0.155 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम रहता है डेल लैम्डा का मान, तो इतना और इसको मैं जोड़ दूंगा तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा एंटी स्टोक्स का मान, एंटी स्टोक्स। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9, 8 5 13 की 3 हासिल माई 1 और 8 1 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, इतना ही होगा, एक बार मैं देख लूँ तो 7.039। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, एंटी स्टोक्स का मान आ गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी में आया हुआ है। तो कितना आया, 7.039 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। लेकिन हमको किस में निकालना है भाई, लैम्डा में निकालना है, क्योंकि पूछा किस में था, लैम्डा में। हम लोग ने निकालने के लिए कन्वर्ट किए हैं फ्रीक्वेंसी में। तो बताओ इसको मेरे को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा लैम्डा में, तो लैम्डा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, जैसे यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, लैम्डा को मैं इधर भेज देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आता हूँ, ये ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C/ν। C का मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर, और इसका मान अभी भी निकालें कितना होता है 7.039 गुणा 10⁻14। ठीक है, तो इसको मैं भाग करूँगा तो लैम्डा का मान आ जाएगा। तो उसका वैल्यू कितना आता है 4.262 गुणा 10⁻7 ऋण 7 मीटर, ऋण 7 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम में था, तो यहाँ पे भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं 3 अंक उधर, दशमलव उधर ले जाता हूँ, तो 4 2 6
2, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की घात 10 मीटर। इसको मैं अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर, मतलब एंटी स्टोक्स लाइन की तरंग दैर्घ्य का मान है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4262 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा फाइनल आंसर था। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं इतना सारा परपंच ना करके सीधा डायरेक्ट मैं लैम्डा स्केल में ही माइनस करता तो देखना आंसर गलत आता। ये हमारा था और ये दोनों के बीच में कितना 100 आ रहा था, लेकिन इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, 358 262, ठीक है। 358 और ये 262, मतलब 100 से थोड़ा कम आ रहा है। ये कितना जाएगा, 6 और 35 5 और इधर 6 5 4 9, 96 का आ रहा है, 96 एंगस्ट्रॉम का। और इसमें का इतना आ रहा है, 100 आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा आंसर गलत हो जाता। तो इसलिए इसको पूरा कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। आई होप समझ में आ गया होगा। बस जो लैम्डा का मान था उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किए, फिर जो पूछा है उसके लिए डिफरेंस निकाल के ऐड कर दिए तो आ गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इतना ही न्यूमेरिकल देखो, तीन न्यूमेरिकल बता दिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे और भी बताना रहेगा तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा और, ठीक है। बाकी इतना इनफ है, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। देखो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या तो न्यूक्लियर स्टार्ट करूँगा या तो फिर सॉलिड स्टेट, दोनों में से करूँगा, देख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।